गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। यहाँ पर हम लोग राजस्थान जीके के टॉपिक कर रहे हैं, मतलब राजस्थान जीके वाला पोर्शन कर रहे हैं। और राजस्थान जीके के अंदर हम राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के अंदर चौहान वंश चल रहा है। चौहान वंश में शाकंभरी के चौहान हम लोग जो टॉपिक है उसको कर रहे हैं। शाकंभरी के चौहान पर हम लास्ट वीडियो में अर्णोराज या आनाजी तक पहुंच चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट शासक की हम बात करें जो शाकंभरी के चौहान वंश में आता है तो उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट शासक आता है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो शासक है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो शासक आ रहा है चौहान वंश में उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ, या इसी को कहा जा सकता है बीसल देव। इसका एक अन्य नाम आपको बीसल देव भी देखने को मिलता है। शाकंभरी के चौहान वंश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली शासक इसको माना गया है। ठीक है, अगर बीसल देव के बारे में मुख्य मुख्य बातें करें तो क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहली इसकी उपाधि ध्यान रखनी है। इसकी उपाधि है कवि बांधव। इसको कवि बांधव की उपाधि दी गई है और वो दी गई है जयानक के द्वारा। ठीक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर इसे कवि बांधव की उपाधि प्रदान की है। ये सब मैं लिखवा दूंगा, एक बार इसको समझ लो आप लोग। ठीक है, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि बीसल देव ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला, और इस संस्कृत पाठशाला का नाम था कंठावरण। कंठावरण कंठावरण का निर्माण करवाया था अजमेर के अंदर। कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद में इसी कंठावरण पाठशाला को तुड़वा दिया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कंठाभरण पाठशाला को तुड़वा दिया और इसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, और इस मस्जिद को नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यहां पर उर्स लगता है। शेरे पंजाब शाह पीर बाबे का यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोपड़े में पंजाब शाह पीर इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये राजस्थान में पहली तुर्की मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की पहली तुर्की मस्जिद कहा गया है। ठीक है, ये मेन आपको बातें ध्यान रखनी है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। इसके अलावा देखो ये जो बीसल देव है, बीसल देव ने एक संस्कृत नाटक हरि केली की रचना की थी। हरि केली की रचना की थी। क्या था? तो ये संस्कृत नाटक था। संस्कृत नाटक हरि केली की रचना की।
हरिकेली के जो अवशेष हैं वो आपको 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाटक था ये हरिकेली। इसीलिए एक इतिहासकार है, एक विद्वान है जिनका नाम है किले होरना, किले होरना। ठीक है, किले होरना ने हरिकेली के कारण बीसल देव से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि ये जो बीसल देव है यह लेखनी के अंदर यानी लिखने के अंदर यह कालिदास और बहुभूति से होड़ कर सकता है। कालिदास व बहुभूति से होड़ कर सकता है। कालिदास भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर माने गए हैं, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। तो इस नाटक के कारण किले होरना ने बोला कि जो बीसल देव है ये कालिदास और बहुभूति से होड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीसल देव के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो बीसल देव ने 1157 में दिल्ली व हांसी यानी हरियाणा को जीता था। ठीक है, गजनी के सुल्तान खुसरो शाह को पराजित किया। गजनी के सुल्तान थे खुसरो शाह को पराजित किया। ठीक है, अब यहां से एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है। अशोक का एक शिलालेख है जिसे कहा जाता है दिल्ली शिवालिक शिलालेख। दिल्ली शिवालिक शिलालेख के ऊपर बीसल देव का भी कुछ जानकारी अंकित किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस चौहान शासक की जानकारी दिल्ली शिवालिक शिलालेख पर मिलती है, तो वो आंसर होगा इसका बीसल देव। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली शिवालिक शिलालेख के ऊपर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, बीसल देव शैव धर्म का अनुयायी था। शिव धर्म को मतलब शिव को मानता था, शैव धर्म का अनुयायी था। और एक ब्राह्मण था जिसका नाम था धर्मघोष के कहने पर बीसल देव ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है। मैं फालतू में नहीं लिखवा रहा हूं कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवा रहा हूं। हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है, विश्वास कीजिए, इनको नोट्स को पढ़िए, सफलता आपके जरूर कदमों में आएगी। लेकिन शर्त यह है कि इनको नोट्स को आपको याद करना पड़ेगा। इनको याद नहीं करोगे तो आपके पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनको नोट्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। बीसल देव, ये जितनी भी हमने कहानी लिखी है इसको नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो हेडिंग लगा लो, विग्रहराज या बीसल देव। ठीक है, इसका एक अन्य नाम कटिबंधु भी मिलता है। कटिबंधु, एक नाम इसका कटिबंधु भी आपको देखने को मिलेगा। कौन था, तो जगदेव का भाई था, जिसने हमने अर्णोराज में पढ़ा था कि अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। तो ये भी अर्णोराज का पुत्र था और जगदेव का भाई था। ठीक है, तो अब बात की जाए तो इसे यानी विग्रहराज को, इसे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में जयानक ने कवि बांधव की उपाधि प्रदान की। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है कि इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम संस्कृत पाठशाला वाली बात पे, जो संस्कृत पाठशाला इसने बनवाई थी, कंठावरण। ठीक है, तो बीसल देव ने
अजमेर में संस्कृत पाठशाला, अजमेर में संस्कृत पाठशाला कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई। ठीक है, अब यहीं पर साइड में ही छोटी सी सब हेडिंग लगा लो, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में मेन बातें हम लिख लेते हैं, छोटी सी सब हेडिंग इसी में, अभी बीसल देवी टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर सब हेडिंग लगानी है। 2.5 दिन के झोपड़े की बात की जाए तो यह राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है, यह राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं। यहां पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, अतः इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने बात की थी कि बीसल देव ने एक संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की थी, और हरिकेली के अवशेष हमें जो है 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लाइन लिखो कि बीसल देव ने संस्कृत नाटक हरिकेली, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हरिकेली की रचना किसने की? संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की, जिसके अंश 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर मिलते हैं, दीवारों पर अंकित है। ठीक है, अब इस हरिकेली नाटक के कारण किले होरना ने बीसल देव को कालिदास और भवभूति से होड़ करने वाला कहा है। तो ये लाइन भी हम ऐड कर लेते हैं। हरिकेली के कारण किले होरना ने बीसल देव को कालिदास व बहुभूति से होड़ करने वाला बताया है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी थोड़ी सी विजयों की बात की जाए तो बीसल देव ने 1157 के अंदर दिल्ली और हांसी हरियाणा को जीता था, गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था, और अशोक के दिल्ली शिलालेख के ऊपर बीसल देव की जानकारी अंकित है। ये 3 फैक्ट और हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है,
बीसल देव ने 1157 में दिल्ली व हांसी, हांसी यानी हरियाणा, दिल्ली व हांसी को जीता। गजनी के शासक, गजनी अफगानिस्तान, गजनी के शासक खुसरो शाह, खुसरो शाह को पराजित किया, पराजित किया। ठीक है। और अशोक के दिल्ली शिवालिक, दिल्ली शिवालिक शिलालेख पर, यह लाइन इंपॉर्टेंट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, नए टाइप का क्वेश्चन है। तो अशोक ने दिल्ली शिवालिक शिलालेख, अशोक के दिल्ली शिवालिक शिलालेख पर बीसल देव की जानकारी अंकित है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो बीसल देव के दरबारियों की बात की करते हैं हम। तो बीसल देव के 2 दरबारी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बीसल देव या विग्रह राज के दरबारी। 2 दरबारियों का आपको ध्यान रखना है। पहले है सोमदेव, सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज। ठीक है। इसी तरह इनके जो दूसरे दरबारी है उनका नाम है नरपति नाल्य, नरपति नाल है। नरपति नाल्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और इस बीसल देव रासो में रानी राजमती की कहानी है। बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं तो रानी राजमती उनको याद करती है, तो एक तरह से रानी राजमती के विग्रह की कहानी है। ठीक है। तो इसी में यहां लिख देता हूं बीसल देव रासो। इसमें बीसल देव के उड़ीसा जाने तथा रानी राजमती से विग्रह की कहानी है। दोनों याद कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। और बीसल देव की बात की जाए तो बीसल देव ने अजमेर में बीसल सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसने अजमेर में, इसने मतलब बीसल देव ने, इसने अजमेर में बीसल सागर, बीसल सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है। बीसल देव शिव भक्त था। ठीक है। और धर्म घोष के कहने पर इसने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, फालतू में कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है। नोट्स लिखते जाओ, साथ साथ तैयार करते जाओ, सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है। 2 लाइन और है, इसको ऊपर हम यहां पर लिख लेते हैं। बीसल देवी चल रहा है अभी। बीसल देव शैव अनुयायी था। धर्म घोष के कहने पर बीसल देव ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई, रोक लगा दी। तो ये सब कौन था? ये सब जितनी भी हमने जानकारी पढ़ी है
ये सब जानकारी है विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो आता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर वगैरह भी आते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए सीधा हम किसको लेंगे, पृथ्वीराज चौहान को लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। शासनकाल की बात की जाए तो 1177 से 1192 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की बेसिक बातें अपन लिख लेते हैं पहले, जैसे माता का नाम, पिता का नाम, फिर हम तराइन के युद्ध पर चलेंगे, पृथ्वीराज चौहानों के युद्ध का हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लिख लेते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान के पिता तो सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी, कपूरी देवी, कलचुरी राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1166 में हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक राजा कब बने, तो पृथ्वीराज चौहान राजा बना है 1177 में, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम तो नाट्य रंभा, नाट्य रंभा, ये इनके घोड़े का नाम है। ठीक है, इसके अगर पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री है केमास, या इनका अन्य नाम मिलता है कदमवास, कदमवास। और ये कौन है, तो नागौर दुर्ग का निर्माता है, ये नागौर दुर्ग का निर्माता है। ठीक है, अगर इसके सेनापति की बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक सेनापति, तराइन के युद्ध में बदल गए थे सेनापति, प्रारंभिक सेनापति की बात करें तो भुवन या भुवनमल, भुवन नाम मिलता है, कई जगह इनका नाम भुवनमल भी आपको देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी की बात की जाए तो दो पत्नियां आपको ध्यान रखनी है, पहली तो संयोगिता और दूसरी इक्षण देवी। इक्षण देवी कौन थी, तो आबू के जय परमार की बेटी थी, आबू के जय परमार की बेटी थी। और संयोगिता कौन थी, तो जयचंद्र गहड़वाल की पुत्री थी, कन्नौज वाला। ठीक है, तो ये सब मेन बेसिक जानकारी किससे रिलेटेड हो गई, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड, ये मेन इसकी जानकारी हो गई। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों की। तो पृथ्वीराज चौहान की जो उपाधियां हैं वो 3 उपाधियां हैं, वो तीनों आपको ध्यान रखनी है। पहली उपाधि है इनकी दल पंगुल, दल पंगुल, दल पंगुल। ठीक है, दूसरी उपाधि है राय पिथोरा, राय पिथोरा। और तीसरी उपाधि है उड़ाना भगाना, उड़ाना बढ़ाना। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हो गई। अब देखो दल पंगुल का मतलब क्या हो गया, दल पंगुल का मतलब हो गया विश्व विजेता। और राय पिथोरा का मतलब हो गया युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला।
तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में राय पिथौरा की उपाधि ले गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के युद्धों की। ठीक है, यहां तक की जानकारी हमारी पूरी हो गई है, तो इसको नोट डाउन कर लो। साइड में देखो, इसीलिए खड़ा हो जाता हूं, वीडियो से निकल जाता हूं बाहर, लेकिन साइड में मैं इसीलिए खड़ा होता हूं कि आप लोगों को आराम से दिखे और आप लोग इसको नोट डाउन कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत काम आएगी आपके। इस प्रकार के नोट्स किसी भी ऑनलाइन क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो बोलते हैं और बोल के बस आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऐसे एक एक लाइन कोई नहीं लिखवाएगा। इसीलिए इसको उतार लो आराम से, और यही एग्जाम में आएगा, विश्वास रखो। आप पेपर मिला के देखना पुराने, आपको न किसी नोट्स की जरूरत पड़ेगी न किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, केवल ये नोट्स पढ़ लो, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पृथ्वीराज की विजय या युद्ध। देखो, पृथ्वीराज चौहान जो था ये अच्छा सेनापति था, लेकिन अच्छा शासक नहीं था। राजा बनने के इसमें गुण नहीं थे, इसमें दूरदृष्टि का अभाव था, इसमें दूरदृष्टि बिल्कुल भी नहीं थी पृथ्वीराज चौहान के अंदर। तो देखो, पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो 1177 में 11 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ, माता के संरक्षण में यह शासक बना, और 1178 में इसने स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहले ये दो लाइनें लिख ली जाए। पृथ्वीराज का राज्याभिषेक, पिता की मृत्यु हो गई थी तो इसलिए पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हो गया। तो पृथ्वीराज का राज्याभिषेक 1177 में हुआ तथा माता के संरक्षण में शासक बना। ठीक है, जस्ट एक साल बाद स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। तो 1178 में स्वतंत्र शासन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले इसने, पृथ्वीराज चौहान ने जो युद्ध लड़ा वो 1178 में लड़ा। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान है पृथ्वीराज चौहान के अगर युद्धों की बात की जाए तो पहला युद्ध लड़ा इसने 1178 में, जिसे कहा जाता है गुड़पुर या गुड़गांव का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और अपरकांतक और नागार्जुन। तो ये हुआ पृथ्वीराज चौहान वर्सेज अपर कांते प्लस नागार्जुन। इन दोनों को इसने पराजित किया था गुड़पुर या गुड़गांव के युद्ध के अंदर। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो 1178 में ही इसने भरतपुर के भंडानकों को पराजित किया। भंडानकों को पराजित किया। भंडानक एक तरह से लुटेरे हुआ करते थे, भंडानकों को पराजित किया। कब किया है इसने? 1182 के अंदर, सॉरी 82 करो इसको, 82, 1182 के अंदर भरतपुर के भंडानकों को इसने पराजित किया है। 1182 में ही एक युद्ध और लड़ता है जिसका नाम है तुमुल का युद्ध, या इसी को ही कहा जाता है महोबा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये, महोबा का युद्ध।
तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ है? तो ये युद्ध हुआ है पृथ्वीराज वर्सेज परमादिदेव। ठीक है, पृथ्वीराज वर्सेज परमादिदेव। महोबा का शासक था, चंदेल शासक था, महोबा एमपी का। और इस युद्ध के अंदर इसके जो सेनापति थे, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, आला और उदल भी मारे गए थे। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। इसके बाद में हम बात करेंगे तराइन के युद्धों की। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ है 1191 में। किस किस के बीच? तो पृथ्वीराज वर्सेज गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, इस युद्ध में विजेता रहा था पृथ्वीराज चौहान। जस्ट एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और इस तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर विजेता बना मोहम्मद गौरी। ये भी किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज वर्सेज गौरी। तो ये सारे युद्ध हमें पढ़ने हैं पृथ्वीराज के। सबसे पहले गुड़पुर या गुड़गांव का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज अपर कांते प्लस नागार्जुन। फिर 1182 में भरतपुर के भंडानकों को पराजित किया। भंडानक सतलज प्रदेश के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, 1182 में तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध लड़ा। महोबा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ का शासक था परमादिदेव। परमादिदेव इस युद्ध में मारा गया, उसके सेनापति आला और उदल भी मारे गए। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत गया। 1191 में हम बात करेंगे तो तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन पड़ता है करनाल हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो तराइन के युद्ध के अंदर 1191 में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन 1192 में एक साल बाद ये युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ तराइन का। और इस दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को पराजय देखनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान मारा गया और भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन करना शुरू करते हैं। तराइन और ये जो तराइन के प्रथम और सेकंड युद्ध है, इनको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा जब हम आगे इसको लिखेंगे तब। ठीक है, तो अब यहां पर हेडिंग लगा लीजिए आप। हेडिंग लगी हुई है पृथ्वीराज चौहान की विजय या युद्ध। तो 78 में स्वतंत्र शासन करना शुरू किया और 78 में ही इसने पहला युद्ध लड़ लिया। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए गुड़पुर या गुड़गांव का युद्ध। कब हुआ है ये? कहां पड़ता है गुड़गांव? हरियाणा में। और ये युद्ध हुआ है 1178 के अंदर। ठीक है, किस किस के बीच हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में अपर कांते तथा नागार्जुन, इसका चचेरा भाई था ये पृथ्वीराज का, अपर कांते व नागार्जुन को पराजित किया। ठीक है, दूसरी बात हम लिखते हैं कि इसने 1182 में पृथ्वीराज ने भंडानकों को पराजित किया। भंडानक सतलज प्रदेश के निवासी थे, पंजाब साइड के थे, सतलज प्रदेश के निवासी थे। और ये भंडानकों को कहां पराजित किया है? तो भरतपुर में पराजित किया। भरतपुर में पराजित किया। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है
तुमुल का या महोबा का युद्ध, तुमुल या महोबा का युद्ध, तुमुल या महोबा का युद्ध कब हुआ है? 1182 में। किस किस के बीच? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज परमादि देव, या इसका एक नाम और मिलता है परमल, इसके बीच में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गया। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि पृथ्वीराज ने महोबा एमपी मध्य प्रदेश के शासक के चंदेल शासक परमादिदेव को पराजित किया। परमादिदेव के सेनापति आल्हा और उदल भी मारे गए। आल्हा और उदल भी मारे गए। एक एमपी में मंदिर है, जैसे उनको महोबा वाली माता बोला जाता है। ठीक है, उस मंदिर में अब आज भी ऐसी मान्यता है कि आला और उदल रात को आते हैं और माता को जल चढ़ा कर जाते हैं। आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उस मंदिर की काफी मान्यता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब देखो ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता, ऐसे तो मैं भी आपको खूब कहानियां सुना दूं, लेकिन ज्यादा बात करूंगा तो ये सब लिखवा नहीं पाऊंगा। ये लिखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नौकरी लग जाओ उसके बाद में आ जाना, मुझसे मिल लेना, जितना चाहो उतनी बातें कर लेना, लेकिन पहले हमारा जो मेन जो लक्ष्य क्या है, हमारा मेन लक्ष्य है हमें सेलेक्ट होना है एग्जाम में, तो पहले उसको पूरा कीजिए। बातें करने के लिए उम्र पड़ी है। ठीक है, अब हम आते हैं तराइन के युद्धों पर। लिखा हुआ साफ ना दिखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी हुई है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और आराम से देखो उसमें से। ठीक है, अब यहीं पर हेडिंग लगा लो, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ, ये जानकारी हमें कहां से मिली? ठीक है, तो पहले हम जानकारी देख लेते हैं कि हमें तराइन के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, तो तराइन का युद्ध, इसके जानकारी स्रोत, तराइन के युद्ध के जानकारी के स्रोत, ऐसे स्रोत जो प्रमाणित हो, तो उसमें फर्स्ट नंबर आएगा ताज उल मआसीर। ये ग्रंथ है हसन निजामी का। हसन निजामी ये इसके लेखक है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा लेख है तबकात उल नासिर। तबकात उल नासिर, और इसके जो लेखक है उनका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज। ये दोनों ग्रंथ जो है ये प्रमाणित माने गए। ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये प्रमाणित हैं। क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में दो युद्ध होने का वर्णन है। जो ताजुल मासीर है या तबकातुल नासिर है, या नासिरी भी कहा जाता है इसको, तबकातुल नासिरी भी कहा जाता है। तो तबकातुल नासिर या तबकात ताजुल महासीर के अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध हुए। ठीक है, तो इसको प्रमाणित माना गया है। कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो प्रमाणित नहीं हैं, जिसमें नंबर 3 पे आ जाएगा
पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित। और नंबर 4 आ जाएगा हमीर महाकाव्य, जो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, इनके द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो कहता है कि 21 बार युद्ध हुआ है और हमीर महाकाव्य कहता है कि 7 बार इनके बीच में युद्ध हुआ है। इन दोनों को प्रमाणित नहीं माना गया है, प्रमाणित नहीं माना गया। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये हो गए हमारे जानकारी के स्रोत कि तराइन के युद्ध की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम तराइन के प्रथम युद्ध पर। तो आप लोग हेडिंग लगाओ, तराइन का प्रथम युद्ध। थोड़ा सा समझ लो पहले, फिर इसको नोट डाउन कर लेना। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 में। तराइन कहां पड़ता है? तो तराइन पड़ता है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, देखो ज्यादातर युद्ध जो होते थे ना, वो हरियाणा में हुआ करते थे। ठीक है, उसका रीजन ये था कि अगर आपको देखो भारत में अगर एंटर करना है ना, तो आपको अगर भारत में दिल्ली आना है तो आप केवल हरियाणा के रास्ते होते हुए ही आ सकते हो, क्योंकि इधर राजस्थान पड़ जाता है, तो रेगिस्तान में से होते हुए कोई आता नहीं था। ऊपर हिमालय की चोटियां पड़ जाती है, तो पर्वत श्रृंखला को पार करके भी कोई नहीं आता था। नीचे इधर विंध्याचल पड़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इधर से भी कोई नहीं आता था। इस साइड में पूरा समुद्र पड़ता है, इस कारण से कोई नहीं आता था। मैदान कहां पड़ा? हरियाणा में मैदान पड़ता था। इसीलिए ज्यादातर आप लड़ाइयां देख लो, हरियाणा में लड़ी गई है। इवन महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, वो भी हरियाणा में लड़ा गया, क्योंकि लड़ाइयां मैदानों में होती है। और मैदान अगर आपको दिल्ली आना है तो हरियाणा होते हुए आना पड़ेगा। ठीक है, पानीपत हरियाणा की लड़ाइयां देख लो, 3 लड़ाइयां हुई हुई है। तो जितनी भी लड़ाइयां हरियाणा में लड़ी गई, उसका रीजन यही है कि अगर आपको दिल्ली आना है तो हरियाणा होते हुए आना पड़ेगा। ऊपर से आप आ नहीं सकते, पहाड़ है, इधर से रेगिस्तान में से घूम के आओगे नहीं, तो बचा क्या? हरियाणा बचा। तो यहीं पर अब दिल्ली वाला आके यहीं लड़ता था। ठीक है, तो तराइन कहां पड़ेगा? करनाल, हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तराइन का युद्ध होने का कारण क्या था, कि भाई ये क्या कारण था कि तराइन में युद्ध हुआ। तो देखो भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हो रहा था जिसका नाम था चौहान। ठीक है, इसी तरह गजनी का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसने भी पंजाब के एरिया पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। सिंध और पंजाब जो था उसके अधीन हो चुका था। ठीक है, भटिंडा, भटिंडा का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है तबर हिंद। भटिंडा जो था वो मोहम्मद गोरी के अधीन था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का वहां पर गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था जियाउद्दीन। जियाउद्दीन को पृथ्वीराज चौहान भटिंडा से मार पीट कर भगा देता है, उसको निष्कासित कर देता है। तो निष्कासित करने के बाद में मोहम्मद गोरी नाराज हो जाता है और दोनों के बीच में तराइन का युद्ध लड़ता है। दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है। तो कारण क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान द्वारा तबर हिंद, तबर हिंद, तबर हिंद यानी भटिंडा, भटिंडा के गवर्नर जियाउद्दीन को निष्कासित
किया जाना। ठीक है, भटिंडा का जो गवर्नर था, ठीक है, जियाउद्दीन, इसको निष्कासित कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने इसको मार पीट कर भगा दिया। ये मोहम्मद गोरी के पास गया, मोहम्मद गोरी को इसने जाकर पूरी बात बताई। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज के सेनापति, पृथ्वीराज के सेनापति, ये जो तराइन का युद्ध हुआ, इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे? तो पहले थे खांडे राव और दूसरे गोविंद पाल तोमर। ठीक है, गोविंद पाल तोमर। और ये कौन थे? तो ये दिल्ली के कोतवाल थे, दिल्ली के कोतवाल। देखो, पृथ्वीराज चौहान की माता कलचुरी राजकुमारी थी। ठीक है, दिल्ली की जो पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी वो कलचुरी राजकुमारी थी, यानी कि दिल्ली के शासक आनंद पाल तोमर की ये पुत्री थी। तो दिल्ली जो है वो पृथ्वीराज चौहान का एक तरह से ननिहाल हुआ करता था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली जो है वो इसके नाना ने गिफ्ट की थी। ठीक है, तो गोविंद पाल तोमर ये कौन थे? दिल्ली के कोतवाल थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इनके बीच में तराइन का युद्ध शुरू हुआ। गोविंद पाल तोमर जो है, गोविंद पाल तोमर ने मोहम्मद गोरी के पीठ के ऊपर बर्छी का वार कर दिया। मोहम्मद गोरी घायल हो गया। मोहम्मद गोरी घायल होकर जब भागने लगा तो उसके साथ में तुर्की सेना भी भागने लगी, लेकिन भागती हुई तुर्की सेना का पीछा पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। गोविंद राज तोमर या गोविंद पाल तोमर ने उनको बोला था, पृथ्वीराज चौहान को, कि भाई ये भागती हुई तुर्की सेना है, इसका पीछा करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा करने से मना कर दिया, जो उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। ठीक है, तो इसी में लिख लो कि गोविंद पाल तोमर, गोविंद राज भी देखने को मिल जाता है, गोविंद पाल भी मिल जाता है, एक ही बात है। गोविंद पाल तोमर ने गोरी को घायल कर दिया। तुर्की सेना भागने लगी। परंतु पृथ्वीराज ने भागती हुई तुर्की सेना का पीछा नहीं किया, पीछा नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जो उसकी, यानी पृथ्वीराज की, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी भागती हुई तुर्की सेना का पीछा न करना, इसीलिए इसको अच्छा सेनापति बोला गया है, अच्छा शासक नहीं बोला गया है। इसमें दूरदृष्टि का अभाव था, आगे की चीज ये नहीं सोच सकता था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज ने राय पिथोरा की उपाधि ग्रहण की। राय पिथोरा की उपाधि धारण की। राय पिथोरा का मतलब युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। तो राय पिथोरा की उपाधि जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में इसने धारण की थी। अब देखो यहां पर एक बात और होती है कि कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक, जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल, संयोगिता का पिता। ठीक है,
जयचंद गहड़वाल जो था ये भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान बैठा था, तो मनी मनी ये पृथ्वीराज चौहान से जलता था। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए जयचंद्र गहड़वाल ने ही उकसाया था, जिसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान कन्नौज पर आक्रमण करता है और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से जबरदस्ती राक्षस विवाह कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो राजपूत राजा है वो इससे नाराज हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। जो राजपूत राजा है वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो जाते हैं। जब तराइन का सेकंड लड़ाई लड़ी जाएगी, जब सेकंड वॉर होगा तराइन का, नेक्स्ट 1 साल बाद 1191 में हुआ, 92 में वो होगा, तब काफी सारे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने ही नहीं आएंगे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह कर कर भोग विलास में डूब जाता है। इसी कारण से उसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, तो कौन उकसा रहा है? कन्नौज का शासक जयचंद्र गहड़वाल उकसा रहा है। तो यहीं पर एक बात नोट करके लिख लीजिए आप, नोट लगाकर, गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद्र गहड़वाल ने उकसाया था, अतः पृथ्वीराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया। ठीक है, देखो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि उसका स्वयंवर था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए जयचंद ने उसको द्वारपाल बना दिया, तो संयोगिता ने जाकर उस द्वारपाल के गले में ही अपनी माला डाल दी थी, स्वयंवर वाली माला। इतने में पृथ्वीराज चौहान वहां सेना सहित आ जाता है, संयोगिता को लेकर चला जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज चौहान राक्षस विवाह करता है, यानी उसका अपहरण करके उससे विवाह करता है। इससे राजपूत राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसकी होगी? तराइन के प्रथम युद्ध की होगी। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग लगाओ तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध। समझ आ गया होगा अच्छी तरह से? हेडिंग लगाओ तराइन का दूसरा युद्ध। सेम वही तराइन में ही हो रहा है, साल चेंज हो गया, 1192 हो गया। ठीक है, सेम वही करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। कारण क्या है इसका? तो देखो, जब मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध से भागा तो भागकर आकर वो पंजाब आ गया, लाहौर आ गया। लाहौर आकर उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया। इधर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से गंधर्व विवाह कर लिया और संयोगिता से विवाह करने के बाद में वो भोग विलास में बुरी तरह से लिप्त हो गया, भोग विलास के अंदर वो डूब गया। लाहौर से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखता है। ये बात कौन बताता है? तो हसन निजामी बताता है। हसन निजामी के अनुसार लाहौर से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखकर अधीनता मानने हेतु कहता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें ऐसी होती है, इस कारण से पृथ्वीराज चौहान उसकी अधीनता मानने से इनकार कर देता है। तो पहले ये बात अपन लिख लेते हैं, फिर अपन युद्ध में चलेंगे। कारण, तो कारण में लिखेंगे हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार
गौरी ने पृथ्वीराज को लाहौर से अधीनता मनवाने हेतु पत्र लिखा, परंतु पृथ्वीराज ने अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अब देखो यहां एक नया क्वेश्चन बनता है कि गौरी का संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास लेकर गया कौन? ठीक है, गौरी का संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास में लेकर गया कौन? तो गौरी का दूत जो पत्र लेकर गया था पृथ्वीराज चौहान के पास, तो गौरी का दूत हो जाएगा किवात उल मुल्क, या मुल्क की जगह इसका एक नाम और आपको देखने को मिलता है मूतक। किवात उल मुल्क या किवात उल मूतक, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत जल्दी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के सेनापति किसमें? दूसरे तराइन के युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दो तो वही हैं, खांडेराव नंबर 2 गोविंद पाल तोमर। ये गोविंद राज भी देखने को मिलता है, गोविंद पाल गोविंद राज एक ही बात है। और नंबर 3 एक यहां पर और सेनापति आ गया है जिसका नाम है समर सिंह। समर सिंह कौन है? तो मेवाड़ का शासक तथा पृथ्वीराज का जीजा बहनोई। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कई कहानियां दी हुई है कि जयचंद्र ने गुप्त रास्ता बता दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इनको पहले तो संधि वार्ता में उलझाया, फिर रात को अचानक से हमला कर दिया। तो ये सब कहानियां दी हुई है, उसमें हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल जहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे उस वाले पोर्शन को कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गए पृथ्वीराज चौहान के सेनापति। ठीक है, अब यहां लिख लो, इस युद्ध में पृथ्वीराज मारा गया तथा भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे तराइन के युद्ध की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित मत। ठीक है, अब ये जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, इसके अलग अलग जो इतिहासकार है वो अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसके जो इतिहासकार है अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, मार दिया गया। कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया, गड्ढा खोदा गया और उसमें दफना दिया गया। चंद्रबरदाई कहते हैं कि इसको बंदी बनाकर आंख फोड़ दी गई और इसको गजनी ले जाया गया, जहां पर शब्द वेदी बाण चलाकर इसने गौरी की हत्या कर दी थी, जिसे प्रमाणित नहीं माना गया है। तो यही सब हम यहाँ पर रीजनों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग लगाइए कि पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु से संबंधित मत, किसमें मृत्यु हुई है? तराइन के दूसरे युद्ध में। तो अलग अलग जो मत है उनको सबको हमको नोट डाउन करना है। तो हम नई हेडिंग लगाइए, पृथ्वीराज
चौहान की मृत्यु से संबंधित मत। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित मत। पहला, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासोवाला, आप सबको ही पता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। चंद्रबरदाई ने बता दिया था। 24 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ठीक है, इस तरह करके उसने पूरा बता दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार डाला था, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। ठीक है, चंद्रबरदाई, इसने इसके अनुसार, यानी चंद्रबरदाई के अनुसार, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई तथा उसे बंदी बनाकर गजनी, अफगानिस्तान गजनी लाया गया, जहां शब्द भेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला। ठीक है, ये कहानी है। ये कौन कहता है? चंद्रबरदाई कहता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। ठीक है, 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यहां पर एक बात और आप ध्यान रखना कि चंद्रबरदाई की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र, यानी कि चंद्रबरदाई के पुत्र, उसके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ठीक है, नंबर 2 हम बात करें तो मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक का क्या नाम है? तो तबकात ए नासिर। अभी हमने पढ़ा था तबकात ए नासिर। ठीक है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा, हरियाणा के पास बंदी बना लिया गया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, थर्ड जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हसन निजामी के द्वारा। हसन निजामी, पुस्तक का नाम ताज उल माआसिर। इसमें ये क्या कहते हैं? हसन निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया, अधीनता मनवाई गई, अजमेर का पुनः शासक बनवाया गया, लेकिन उसने फिर विद्रोह कर दिया, तब उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो हसन निजामी के अनुसार, इसके अनुसार पृथ्वीराज को
अधीनता मनवाकर अजमेर का शासक बनाया गया। अजमेर का शासक बनाया गया तथा विद्रोह करने पर मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोह करने पर मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करते हैं तो विरुद्ध विध्वंस, यानी कि युद्ध में ही मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इसकी युद्ध में ही मृत्यु हो गई। नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा विरुद्ध विध्वंस। नंबर 4 विरुद्ध विध्वंस, यानी कि युद्ध में ही मृत्यु। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसकी युद्ध में ही मृत्यु हो गई। ठीक है। नंबर 5 पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध, इस पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ में कहा गया है कि पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया तथा गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया। गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया गया, यानी गड्ढे में डालकर गड्ढे को अंदर ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है। अब यहीं पर आपको एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का स्टेटमेंट लिखना है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। ठीक है। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना आपको लंबा चौड़ा पृथ्वीराज चौहान कोई भी नहीं करवाएगा। ठीक है। इसको आपको करना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं आते, फिर ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। थोड़ा सा देखो हल्का फुल्का आपको हार्ड लगेगा, लेकिन यहीं से देखो क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं करवा दूं ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नंबर 6 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार पृथ्वीराज को अधीनता मनवाकर अजमेर का शासक बनाया गया था, जिसका प्रमाण यह उस काल के सिक्कों के रूप में देते हैं। देखो इस काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है। उन सिक्कों के आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बात कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाया था और उसको अधीनता मनवाई और फिर उसको अजमेर का शासक पुनः बना दिया गया था। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के अधीन होकर शासन करता था, जिसका प्रमाण क्या है, उस काल के कुछ सिक्के खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। ठीक है। सिक्के, सिक्कों से क्या प्रमाण मिले। ठीक है। तो यहां पर आप हल्का से लिख लो कि अजमेर में मिले सिक्के, अजमेर में मिले सिक्के। अब इन सिक्कों पर देखो क्या लिखा था। फर्स्ट नंबर एक तरफ तो लिखा था चौहान और दूसरी तरफ लिखा हुआ था मोहम्मद शाम। ठीक है। तो अजमेर में सिक्के मिले, एक तरफ लिखा था चौहान तथा दूसरी तरफ मोहम्मद शाम
लिखा था। नंबर 2 हम बात करें तो लक्ष्मी, सिक्कों पर लक्ष्मी तथा कलमा के चित्र अंकित थे, और कुछ सिक्के मिले जिन पर लिखा हुआ था कि अव्यक्त मेव मोहम्मद अवतार। ठीक है, कुछ सिक्कों पर अव्यक्त मेव मोहम्मद अवतार लिखा था। अब देखो, अगर इन सिक्कों के आधार पर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि हो ना हो पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता मानकर गौरी की कुछ साल अजमेर में शासन किया है, क्योंकि अगर ये अजमेर में शासन नहीं करते तो इन दोनों के मिक्स सिक्के कैसे चलते। एक तरफ चौहान लिखा है, दूसरी तरफ मोहम्मद शाम लिखा है। उसी तरह कुछ सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी है, दूसरी तरफ कलमा है। ठीक है, कुछ सिक्कों पर अव्यक्त मेव मोहम्मद अवतार लिखा है, यानी कि ये सिक्के किसके द्वारा चलाए गए होंगे, मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए होंगे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों की। हेडिंग लगा लो, पृथ्वीराज के दरबारी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी। ठीक है, थोड़े से ही हैं, लिख लो। नंबर 1 विद्यापति, नंबर 2 विश्वरूप, नंबर 3 बागीश्वर, नंबर 4 पद्मनाभ, नंबर 5 पृथ्वीनाभ। पृथ्वीनाभ को आप चंद्रबरदाई के नाम से ज्यादा जानते हो। ठीक है, नंबर 6 जयानक, पृथ्वीराज विजयवाला। और नंबर 7 आशाधर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का चबूतरा या छतरी ये कहां है, तो गजनी अफगानिस्तान में है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था, दिल्ली में बनवाया था दुर्ग, जिस दुर्ग का नाम था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ठीक है, यह पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग होता था। इस दुर्ग को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। ये जो पिथौरागढ़ दुर्ग था इसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है, और कुव्वत उल इस्लाम जो है ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज को इसी का चाचा जिसका नाम था हरिराज,
ठीक है। इसी का चाचा गोविंद राज को अजमेर से भगा देता है, अजमेर से निष्कासित कर देता है। ठीक है, तो गोविंद राज जो है ये अजमेर से निकल जाता है और रणथंबोर चला जाता है, रणथंबोर, और रणथंबोर के अंदर जाकर ये चौहान वंश की नींव रखता है, रणथंबोर के चौहान वंश की नींव रखता है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो रणथंबोर का चौहान वंश पढ़ेंगे। अभी ये 2-4 लाइनें बची है, इनको अभी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई पिथौरागढ़ वाली कि पृथ्वीराज चौहान का जो दुर्ग था पिथौरागढ़, इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी थी, जो भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके पुत्र गोविंद राज को इसके चाचा हरिराज ने निष्कासित कर दिया और गोविंद राज जो है ये रणथंबोर आ गया और रणथंबोर में चौहान वंश की इसने नींव डाल दी। तो ये 2-3 लाइनें हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं से इसको मिटा के इसके नीचे से लिख देते हैं। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़, क्या है, दुर्ग बनवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारत की पहली तुर्क मस्जिद है, पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, सेकंड नंबर आपको बात ध्यान रखनी है, अपने चाचा हरिराज द्वारा निष्कासित किए जाने पर गोविंदराज, गोविंदराज कौन है, तो पृथ्वीराज का पुत्र, गोविंदराज रणथंबोर आया, रणथंबोर आया तथा रणथंबोर की चौहान शाखा की स्थापना की। ठीक है, तो ये था हमारा पृथ्वीराज चौहान। इसी के साथ में हमारा शाकंभरी के चौहान वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रणथंबोर का चौहान वंश लेंगे। ठीक है, जिसमें हमीरदेव चौहान को पढ़ा जाएगा। ठीक है, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और सफलता के नए नए शिखरों पर पहुंचते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।